आइए, हम लोग का क्लास चल रहा है बायोलॉजी का। उस बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के बारे में, जिसमें इससे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिए हैं। जैसा कि आप लोग का थोड़ा सा आउटलाइन दे दे रहे हैं इस चीज को पढ़ाने से पहले। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक सेल के अंदर में उसके भीतर में जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बाहर वाला लेयर जो बना रहता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, ठीक है, बोले न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, केंद्रक द्रव्य, सॉरी न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाएगा, हिंदी में लिखा है केंद्रक, हाँ केंद्रक अम्ल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर बताए थे कि किसी भी अगर न्यूक्लियस के भीतर में एक जालीदार रचना आती है, इसी जालीदार रचना को क्या कहा जाता था, क्रोमेटिन कहा जाता था। और ये क्रोमेटिन बना किससे होता था, प्रोटीन से बना होता था, फिर उसके बाद हिस्टोन से बना होता था, और उसके बाद किसका बना होता था, डीएनए। अब ये डीएनए जब बना होता, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। क्योंकि डी न्यूक्लिक एसिड जो आमतौर पर कितने तरह का होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग डीएनए और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, आरएनए। तो आज हम लोग जानेंगे किसी क्रोमोजोम के अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और क्रोमोजोम के अंदर में पाया जाता है किसमें, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर में क्या मिलता है, जीन मिलता है, जो हमारे जनरेशन के कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल न्यूक्लियस के बारे में पूरी अच्छी तरीका से पढ़ लिया था। जिस विद्यार्थी का छूट गया होगा वो यूट्यूब मंगलम हजारीबाग पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो उसीलिए न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है, आपको कंफर्म हो गया कि वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो मुख्य रूप से होता है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक भाग को हम लोग कहते हैं डीएनए, और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, आरएनए, ठीक है। इस डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इतना बेसिक आप लोग पता ही होगा। तो देखो वही चीज आपको लिखा हुआ है, देखो डीएनए जो होता है मुख्य रूप से इसका निवास स्थान जो है, इस डीएनए का निवास स्थान मुख्य रूप से आपका देखो कहीं लिखा होंगे, चलो नहीं है फिगर तो बता रहे, हाँ, जो इसका मुख्य रूप से निवास स्थान जो पाया जाता है ये केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर में क्या मौजूद होता है, आपका क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर में क्या आपका मौजूद होता है, डीएनए होता है। तो इसीलिए बहुत शुरू में जिसमें सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो वहां बोले थे कि आपका डीएनए जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी दो जगह वो डीएनए मिलता है। एक मिलेगा आपको माइट्रोकांडिया में, और दूसरा मिलता है हारिक लेवल, जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो डीएनए का जो होता है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि केंद्रक न्यूक्लियस के अलावे डीएनए कहां कहां मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, एक माइट्रोकांडिया में और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आगे बोला गया है ये जो डीएनए बना रहता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, माने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीएनए जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, देखो, ठीक। तो ये लेयर जो बाहर में आप देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब दो रहेगा, धागेदार नुमा रचना, देखो दो है धागेदार नुमा रचना। और आरएनए बोलेंगे तो ये क्या होता है, सिंगल होता है स्ट्रक्चर। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना रहेगा, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए बोला गया होता है कि सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कुछ हिंदी में इसको बोला जाता है, डबल मतलब दो लेयर आपका धागे से बना रहता है, ये देखो। तो ये डबल स्ट्रक्चर रहेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हुआ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। आरएनए सिंगल होता है और डीएनए क्या होता है, डबल। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड होगा तो ये दोनों तो किसी माध्यम से जुड़ा रहेगा। तो यही जुड़ा जो रहता है वो नाइट्रोजनस बेस के द्वारा होता है।
तो इसी में भी 4 ऐसा नहीं, इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस और इसी में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होता है आपस में, जो यहां पर आपको फिगर में लिखा हुआ है। जैसे आपका लिखा हुआ है साइटो, सी फॉर साइटोसिन, फिर उसके बाद ग्वाइनिन, फिर एडिनिन और थाइमिन। ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो पाए जाएंगे आपके डीएनए में, और आरएनए में भी 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर थाइमिन होता है डीएनए में और आरएनए में थाइमिन के जगह पर होता है यूरेसिल। याद रखिएगा, मतलब अगर थाइमिन को यूरेसिल में बदल दोगे तो वो आरएनए बन जाएगा, और यूरेसिल से की जगह थाइमिन कर दोगे तो वो डीएनए बदल जाएगा, और उसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर का यही डिफरेंस है केवल। कौन से सही हमारी बात? तो ये सभी आपस में सिंगल और डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो अभी थोड़ी देर के बाद बता रहे हैं आपको। तो यहां तक आपको समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने रहेंगे, आगे बताएंगे। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए, बेसिक नॉलेज जो जनरल आपको जरूरी है। तो डीएनए का जो खोज करने वाले थे, वो सबसे पहले खोज करने वाले स्विस जगह है, ठीक है। वहां का एक रासायनिक से केमिस्ट समझते हैं ना, जो उन्होंने खोज किया था, जिसका नाम था फ्रेडरिक मीशर। क्या नाम था? जो 1880 के दशक में उन्होंने 1860 के दशक में इन्होंने खोजा था। लेकिन इसे पूर्ण रूप से मान्यता जो मिली, कंफर्मेशन जो किए, वो 2 व्यक्ति मिले थे। एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। तो इसी वाटसन एंड क्रिक ने आगे चल के बताया कि ये डीएनए जो है वो डबल धागे नुमा रचना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है। तो इस बात को उन्होंने कंफर्म किया, और आगे चल के इन्हीं दोनों लोगों को, वाटसन और क्रिक को 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था आगे चल के। तो इन्होंने भूमि खोजा कब था? 1953 में। लेकिन जब इसकी खोज इतनी सराहनीय थी कि आगे चल के 1962 ईस्वी में इस डीएनए की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि नोबेल पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वो बहुत ही मतलब जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं या समाज के लिए अलग अलग रिसर्च करते हैं, उसे दिया जाता है। तो इसीलिए वाटसन एंड क्रिक को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किस चीज की खोज के लिए किया गया था? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये खोज की कंफर्म किया, तभी उन दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1962 ईस्वी में। और सबसे पहले इन्होंने कंफर्म कब किया था? 1953। इसीलिए सिंगल नहीं किए थे, एक व्यक्ति का पूरा नाम लिखा हुआ है जेम्स वाटसन, और दूसरे का नाम था फ्रांस का रहने वाले थे, उसका नाम था क्रिक। ये दोनों ने मिलकर के खोजा था साथ में। इसीलिए जब डीएनए का खोज बोला जाएगा तो दोनों का नाम साथ में आता है, वाटसन एंड क्रिक, दोनों साथ। और कब खोजे थे? 1953 ईस्वी में। आगे जैसा कि अभी बोले कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये जो लेयर दे रहे हैं, ये लेयर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होगा तो वास्तव में ये किस चीज का एलिमेंट, तत्व का बना होता है? समझिए बात को। तो ये मुख्य रूप से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 2 चीज का बने होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड और दूसरे होते हैं फास्फेट, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है किस चीज का बना रहेगा? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट किसका बना रहेगा? याद रखिएगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड जो होता है, जो बना होता है, वो सुगर का बना रहता है और नाइट्रोजन बेस का बना रहता है। किसका बना रहता है? तो सुगर और नाइट्रोजन बेस। और ये सुगर फिर 2 भाग में बट जाता है, एक राइबोज बनता है और एक डीऑक्सी राइबोज। तो जो आरएनए होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है 2 टाइप का होता है, एक टाइप को कहते हैं सुगर और दूसरे टाइप को क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस। अब वो नाइट्रोजनस बेस फिर 2 भाग में बढ़ जाएंगे, एक को कहा जाएगा प्यूरिन और दूसरे को बोला जाता है पेरिमिडीन। क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहले टाइप को क्या कहेंगे हम लोग? प्यूरिन, और दूसरे टाइप को
पैरिमिडीन। अब ये प्यूरिन जो होता है वो भी दो टाइप का होगा, एक का नाम है एडिनिन और दूसरे का नाम क्या होता है, ग्वाइनिन। एजी, एडिनिन और ग्वाइनिन। और जो पैरिमिडीन जो होता है दो टाइप का, एक का नाम होता है साइटोकाइनिन और दूसरे का नाम होता है थाइमिन। समझ में आ रही बात? तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतने कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपसे अगर बोला जाए डीएनए मुख्य रूप से किन दो तत्वों से बना हुआ, तत्व बोलेंगे तो दो, कौन 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 सा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। फिर न्यूक्लियोसाइड जो रहेगा दो भाग में बटेगा, पहले भाग को क्या कहेंगे, शुगर, और दूसरे भाग को नाइट्रोजनस बेस। शुगर में कौन कौन सा टाइप, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस फिर दो तरह का टूटेगा, पहले टाइप को क्या कहेंगे, प्यूरिन, और उसके बाद पैरामिडीन। फिर प्यूरिन दो भाग में टूटेगा, एक को कहेंगे एजी, क्या बोलेंगे, एजी माने एजी, एजी मतलब दोनों बोल दिए, ए से मन एडिनिन और जी से ग्वाइनिन, बोलते हैं ना एजी, ठीक है। फिर उसके बाद पैरामिडीन दो भाग में टूटेगा, एक टूटेगा क्या, साइटोसिन और साइटोकाइनिन और दूसरा थायमिन। अब इन दोनों का बीच में बॉन्डिंग होता है। सही में आई बात? तो ये जनरल जो कंपोजिशन आपको समझ में आ गया डीएनए का। अब आइए, तो जैसे यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, तो ये जो जैसा कि बोले कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक थे, ठीक है। तो इन्होंने जब खोज किया 1953 ईस्वी में, तो भारतीयों में भी खोज किया था। तो भारत में जो देखने वाले जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था हरगोविंद खुराना। क्या नाम था? तो हरगोविंद खुराना ने इसे अपनी लेबोरेटरी जब कर रहे थे, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, तब इन्होंने देखा था कि हाँ डीएनए नाम का कोई चीज स्ट्रक्चर होता है सेल्स में, ठीक है। तो अगर भारतीयों का नाम बोला जाएगा तो किस भारत साइंटिस्ट का नाम आएगा, हरगोविंद खुराना। ऐसा नहीं कि हम लोग को भारतीयों में टैलेंट नहीं है, लेकिन बोला जाता है ना भारत में टैलेंट की कद्र नहीं है, कद्र कर नहीं है। अभी जो करेगा नेताओं लोग का लाखों लाख रुपया जो देश के लिए रिसर्च करेगा, उसको सैलरी सुविधाएं नहीं मिलेगा। तो इसी कारण क्या होते हैं, भारत का जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं सब विदेश चले जाते हैं, इंडिया में कोई स्टे नहीं करते, क्योंकि उसकी सम्मान ही नहीं दिया जाता है। टैलेंट का कमी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट माना गया है कि नासा जो वर्ल्ड का सबसे टॉप रिसर्च सेंटर है, वहां पर जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, उसका 33% साइंटिस्ट भारतीय हैं। सोचो 100 गो में 33 गो इंडिया का है। तो अगर वो लोग इंडिया में रहता तो तरक्की नहीं होता। अभी जितने भी IITian है, कोई इंडिया में नहीं रहता है, सब विदेश में जाके नौकरी करता है। अब पैसा का पड़ता कहां है, वो इंडिया में, क्योंकि इतना एम्स में जितना भी पढ़ाई करेगा इंडिया में नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, जो बिजनेस का बादशाह इसमें बनता है, वहां कोई इंडिया में नहीं रहेगा, सब विदेश चला जाएगा। डॉक्टर जितना एम्स में जाए, उसमें खर्चे जानते हो कितना है। जो प्राइवेट कॉलेज में अगर मेडिकल का पढ़ाई करोगे तो 60-70 लाख लगेगा, वहां 3-4 लाख में पढ़ाई होता है। सोचो एम्स में पढ़ेगा इतना, पूरा धुरंधर डॉक्टर बनेगा इंडिया में नहीं, विदेश में। तो सब पढ़ता है यहां से है, चल जाते हैं कहां पर है। तो गवर्नमेंट को वो पॉलिसी लाना चाहिए कि कम से कम जितने भी होंगे, जब अप्रेंटिसशिप कम से कम 5 से 10 साल भारत में सेवा दे, फिर उसके बाद जहां चाहे वहां। तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हम लोग को मिलेगा कि नहीं। मान लो अभी आपको ट्रीटमेंट हो जाता है, क्या बोलेंगे, अगर इलाज नहीं होगा तो बोलेंगे कहां, एम्स जाना है। प्रधानमंत्री अपना कहां इलाज कराएंगे, कहीं नहीं कराएंगे बिना एम्स का डॉक्टर छोड़ करके, क्योंकि जानते हैं कि वो टॉप मोस्ट डॉक्टर है और वो पूरी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। समझ मारे? तो इसीलिए ऐसे नहीं, भारतीय लोग का आप लोग का भी इलाज होगा, लेकिन आज नंबर लगाओगे 2 साल के बाद आएगा नंबर। हाँ, इतना भीड़े रहता है, जब तक पैरवी उर्वी नहीं रहेगा तब तक नंबर नहीं लगेगा एम्स में, क्योंकि सारे चीज का ट्रीटमेंट होता है, बहुत सस्ता इलाज होता है। इधर खर्चा करोगे 4-5 लाख, वहां हो जाएगा कितना, 10-20 हजार में। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे देश का सौभाग्य है, इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़िए वढ़िए, काम उम कीजिए। तो देखो, तो यही जो बोला गया था, जो अभी आपको बताए थे, डीएनए का जो होता है डबल स्टैंडर्ड्स होता है, डबल हेलिकल जो बोले 2 लेयर्स का, और वो जो होता है, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कब खोज किए थे, 1953, 62 नहीं बोलना, 1962 में नोबेल प्राइज उनको मिला था। ठीक, और इसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है लेयर, वो किस चीज का बना रहता है, किससे बना रहता है, वो न्यूक्लियोटाइड का बना रहता है। वही ना बताए, जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे रहते हैं,
न्यूक्लियोटाइड का किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे। आगे देखो, अभी जो बता रहे थे जिसके बारे में कि ये जो नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। 4 तरह के आपके नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। डीएनए में जो 4 तरह का नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, जैसे बोले थे ना अभी, पहला जो थे आपका क्या थे? प्यूरिन, ठीक है, एजी, और दूसरा क्या था? टीसी, ठीक है। तो एडिनिन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो टीसी के साथ होता है, माने एटी, माने एडिनिन का कॉम्बिनेशन जो होता है थाइमिन के साथ होता है, और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। और ये जो होता है ग्वाइनिन का जो कॉम्बिनेशन होता है साइटोकाइनिन के साथ होता है, ये हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। ठीक, तो वही देखो लिखा हुआ है, एडिनिन का जो और थाइमिन जो होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे, और ग्वाइनिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें एडेनिन और थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फोर्थ बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि एडेनिन जब डीएनए में जुड़ रहा तो वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, किसके साथ? थाइमिन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनिन किसके साथ, किस नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा रहता है डीएनए में? तो एडेनिन का किसके साथ बॉन्ड होगा? थाइमिन के साथ। और ग्वाइनिन का बॉन्ड किसके साथ चलेगा? साइटोकाइनिन। तो ग्वाइनिन और साइटोकाइनिन, हाँ साइटोकाइनिन ना बोले, तो साइटोकाइनिन के साथ जो होगा वो कितना बॉन्ड होगा? क्या हुआ? बोल रहे नहीं है। साइटोकाइनिन वही साइटोसिन लिख दिए, ये सोच रही है, तो साइटोकाइनिन करो ना। अरे सीन है, हाँ साइटोसिन, साइटोकाइनिन के नहीं लिखा जाता है, CYTO ऐसे बोल रहे हैं, CYTO काइनिन, KININE, ऐसे नहीं होता है ऐसे। तो हम गलत बोल रहे थे क्या उस स्पेलिंग? तो ग्वाइनिन का जो होता है कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? साइटोकाइनिन के साथ। इसका बॉन्ड याद रखना, कितना बॉन्ड होगा? 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जब अभी आपको थोड़ी देर बाद बोले कि डीएनए आरएनए में एक ही बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है, और वो नाइट्रोजनस बेस होता है आपका किसका? थाइमिन का। देखो यहां पर देखो क्या पाएगा? साइटोकाइनिन, साइटोसिन, फिर उसके ग्वाइनिन, एडेनिन, और देखो जहां पर आपको चाहिए थाइमिन उस जगह पर ये क्या पाया जा रहा? यूरेसिल। क्या पाया जा रहा? तो इसीलिए जब डीएनए आरएनए का डिफरेंस होता है तो एक ही नाइट्रोजन बेस का अभाव होता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा, जबकि डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन। ये कार्बन बॉन्डिंग है, जानते ही हो ना बेंजीन का स्ट्रक्चर्स, उतना नहीं पढ़ना है डिटेल में, यहां शो कर दिए, बट कल बॉन्ड जानना है आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई बात। अब आइए आगे करिए। आगे बताया गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं डीएनए का काम क्या है मुख्य रूप से? डीएनए का जो मुख्य रूप से जो काम होता है वो क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है। देखो अभी जैसे अभी आपने क्रोमोजोम पढ़ा था, कल पढ़े थे ना क्रोमोजोम्स के बारे में। ये दोनों क्रोमोजोम आप जिसके द्वारा जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते थे हम लोग? सेंट्रोमियर। ठीक, अब इस क्रोमोजोम के आगे भीतर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रचना थी। ठीक, उसके जब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब खींचोगे बाहर तो ये दिखेगा आपको इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में, धागा के रूप में दिखेगा। और जब फिर पूरा खींच लोगे तो ये आपका क्या होगा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब वही धागा का भीतर में। और इसी धागे को में क्या पाए जाते हैं? जीन मौजूद होता है। तो इसीलिए जीन जो होते हैं किसके अंदर आपका मिलेंगे? डीएनए के अंदर। और डीएनए किसके अंदर मिलेंगे? क्रोमोजोम। स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग, स्प्रिंग देखते हो ना, जब सिकुड़ा रहता है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग जो सिकुड़ा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा और खींचे तो क्या होगा? स्प्रिंग धीरे धीरे फैल जाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर एक तरह और टान दोगे तो क्या होगा? पूरा सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है ना, तो मतलब उतना जब काम करोगे तब वो जीन आपको शो करने लगेगा। तो जीन इसीलिए बोला गया किस पर मौजूद रहेंगे? डीएनए के ऊपर। और डीएनए कहां रहेंगे? क्रोमोसोम।
तो जब वो सिकुड़ जाता है तो वही बन जाता है क्या, आपका क्रोमोसोम बढ़ता है। और जब थोड़ा फैलाव रहता है क्या होता है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर में रहता है। सही में, इसलिए दिमाग में याद रखोगे स्प्रिंग को, बस स्प्रिंग तो साइकिल में रहेगा, स्पोक में रहेगा, हर जगह रहता है, घर का पर्दा में यूज करते हैं एवरीवेयर, तो स्ट्रक्चर दिमाग में। मैंने एक एग्जांपल दिए, वो सिंगल है, उसके साथ डबल जोड़ दोगे तो हो जाएगा वो डबल लेयर का। ठीक है, तो देखो जनरली जो होता है डीएनए जो होता है, अनुक्रम जो होते हैं डीएनए पर ऊपर जो जीन की पहचान करेंगे, उस प्रक्रिया को कहा जाता है एनोटेशन। क्या कहा जाता है, मतलब डीएनए के ऊपर में जीन कहां कहां मौजूद है, इस जानने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है क्या कहेंगे, एनोटेशन प्रक्रिया। उसके बाद प्रोटीन की जानकारी जो प्रदान करने वाले डीएनए होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीन, क्योंकि प्रोटीन जैसा बिना तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है, मुख्य रूप से आरएनए में होता है। ठीक है, और उसमें भी तो जीन मौजूद आपका होगा। फिर उसके बाद जो होता है, देखो डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो क्या होता है आपका, थायमीन। थायमीन के अलावा ये मुख्य रूप से थायमीन, क्योंकि यही थायमीन चेंज करता है। थायमीन अगर यूरेसिल में बदल गया तो वो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और यूरेसिल जहां थायमीन में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए। तो इसीलिए बोला गया डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस मुख्य रूप से थायमीन, फिर उसके बाद आपका क्या पाएंगे, एसिटीन, ग्वाइनिन, और आपका क्या होगा, हर एक ये SGTC, एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमीन, साइटोसिन। ठीक है, साइटोकाइनिन 4 तरह का आपका होता है। ठीक, अब ये डीएनए का क्यों रिसर्च करने का बड़ा, हम लोग बोलते हैं ना डीएनए टेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, मतलब उससे भी माइक्रो लेवल का टेस्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो कोई भी अपराधी करता है, अगर किसी का चूल गिर गया तो उसी से उसका डीएनए मैच कर लेगा कि अच्छा ये डीएनए पाया जा रहा है, तो क्या होता है, पकड़ा जाता है। तो जितने फॉरेंसिक लैब में जो टेस्टिंग होता है, जो होता है ये वास्तव में जब क्राइम करेगा कोई बड़ा बड़ा क्राइम, तो वही होता है डीएनए टेस्टिंग। और कुछ भी उसका नाखून भी गिर जाएगा तो उसमें से चेक कर लेगा कि हाँ यही आदमी है। कहीं से भी सोचो, हम लोग बोलते ना कि चूल का बाल फेंक दे रहे, क्या हो रहा, ऐसा बात नहीं है। अगर किसी साइंटिस्ट को मिल गया, वो जेनेटिक इंजीनियर को, आपका कॉपी खड़ा कर देगा, देखो यही है, दिखा देगा कि यही स्ट्रक्चर का ये आदमी है। सोच लो, एक बाल का खींचने से, हम लोग ना बोले झाड़िया फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सावधान रहिएगा, क्राइम व्राइम कीजिएगा तो इस सबसे सावधानी बरतिएगा, लेकिन आदमी से भूल हो जाता है। इसलिए देखो जितना आता है फॉरेन, बोलते हैं नहीं, देखते हैं ना मूवी में दिखाता है, कोई भी क्राइम करता बोला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बुलाया जाए, तो फॉरेंसिक वाला क्या होता है, माइनर खाली सुराग ढूंढता है, कुछ मिल जाए उसका। फिंगर प्रिंटिंग आप जैसे लगाते हैं, फिंगर प्रिंटिंग वो क्या होता है, अभी आधार कार्ड में आप यूज करते हैं, क्या करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग लगाते हैं, वो क्या होता है, आपका डीएनए वो चेक कर लिया। माने एक मनुष्य का डीएनए दूसरा से मैच नहीं करेगा, जिसका रहेगा उसी से मैच करेगा। इसीलिए आप आधार कार्ड में लगाते हैं तो बायोमेट्रिक लगाते हैं, यूज करते हैं ना, बायोमेट्रिक एक वर्ड यूज करते हैं वहां पर। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब आप बायोलॉजिकली डीएनए प्रूव करने के हम ही व्यक्ति हैं। तब इसीलिए अब एग्जाम में भी कंफर्मेशन कर दिया है, रेलवे के एग्जाम में, अदर एग्जाम में से कि जाएंगे बायोमेट्रिक मैच हुआ, भले अभी आप फॉर्म भर दिए हैं, अगर आपका आधार कार्ड नहीं हुआ उससे मैं तो परीक्षा में बैठने नहीं देगा। सब में कर दिया है, बोला आप हमको एडमिट कार्ड से मतलब नहीं है, वो बोलेगा एडमिट कार्ड आपका शो के लिए है। आप एडमिट जैसे काउंटर में भेजोगे वहां बैठा रहेगा, एकदम वेलकम करेगा, आइए लगाइए ठेपा, पढ़ा लिखा भी शिक्षित बनिएगा, पढ़ा लिखा बन के भी ठेपा मारना है, ठेपा कंफर्म हुआ तभी आगे पढ़िएगा, नहीं तो वापस। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, बता देते हैं। देखो हमेशा बीच बीच में जब केवाईसी कराया जाता था, अपडेट रखना अपने आधार कार्ड को। जब आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो फिर नहीं लेता है वो कभी, कौन से सही मारी बात ना। तो इसीलिए तो आप वो सबसे बड़ा अनमोल रतन बन गया है आपका। चलिए आइए, तो ये जो डीएनए का जो टेस्टिंग बोला गया सबसे माइक्रो लेवल पर, तो इसीलिए डीएनए का टेस्टिंग जिसे सबसे आपराधिक शाखा में किया जाता है, और भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया हैदराबाद में। कहां बनाया गया है, हैदराबाद में। तो वही चीज बोला गया है, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो है हेड ऑफिस बनाया गया हैदराबाद में, और इसका उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए। कौन अपराधी है, कैसे, बहुत परेशान हो जाता है, तो बोला ठीक है कोई सुराग भेज दो, वहां से बता देगा वो फलानवा था, और जहां होगा फिर आधार कार्ड से मैच कर लेगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड तो हर जगह रिकॉर्ड है। अब तो सरकार का खाता में पहुंच गया है, क्लोन मिलाएगा उसका बायोमेट्रिक चेक करेगा, क्योंकि देखिए आप जिस आधार कार्ड से आप जुड़े हुए, आपका सारा रिकॉर्ड सर्वर में लोड है।
आधार जो बोलते हैं उसका एक सर्वर बना हुआ है, सारे लोड है, आपका नंबर डालेगा तो आप ही काहे दिखते हैं, दूसरा कोई काहे नहीं दिखता है, क्योंकि आपका एक यूनिक कोड डाला हुआ। तो जैसे आपका बायोमेट्रिक डालेगा तुरंत आधार कार्ड से मैच कर देगा वो, कि अच्छा यही बंदा था, ये फलानवा जगह रहता है, फलानवा घर है, फलानवा टोला मोहल्ला में एकदम पहुंच जाएगा वहां पर। अब लोकेशन तुरंत, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, इसीलिए अब जो अपराधी करेंगे तो वो जल्दी क्या होता है, बच नहीं पाएंगे अगर चाहेंगे तो। लेकिन गवर्नमेंट उस चीज को छुपा देते हैं, मतलब कहां दरकार है डीएनए, रहने दो, पकड़ा नहीं जाएगा। बताओ, आपका डीएनए पकड़ लेगा, आपका आधार कार्ड किससे लिंक है, मोबाइल से लोड़े हुए हैं, अब मोबाइल में तो किसका लोकेशन नहीं रहता है, मोबाइल को तो कहीं से भी ट्रैक कर लेगा, क्योंकि आप मोबाइल लेते हैं किससे लेते हैं, आधार कार्ड से लेते हैं ना। तो आधार कार्ड का लिंक तो आपका साथ है बायोमेट्रिक से, और क्राइम कीजिएगा बायोमेट्रिक डाटा मैच करेगा तब पकड़ा जाएगा तुरंत। ये लोकेशन में वहां घूम रहा, हजारीबाग का बाबू गांव में टहल रहा है, वो मोहल्ला पकड़ो वहां जाकर के। लेकिन क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी है लेकिन इंडिया में उस चीज को यूज नहीं करता है, और फॉरेन कंट्री में तड़ातड़ यूज करता है, तो यही वजह है। चलिए आइए, तो यहां तक समझ में आया डीएनए का यूज किया जाता है, ठीक है। डीएनए का हेडक्वार्टर कहां है, फिंगरप्रिंटिंग का हैदराबाद। फिर उसके बाद डीएनए में जीन को जो आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनोटेशन। क्या कहा जाता है, एनोटेशन। उसके बाद आगे चलिए आरएनए के बारे में ध्यान से समझिएगा। आरएनए जो होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेलिकल करने का मतलब सिंगल धागे नुमा रचना। तो ये धागे नुमा जो रचना होती है, तो यहां पर भी समझिए कि नहीं, इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, AG TC, क्योंकि एडिनिन का ग्वानिन होता है कि थायमिन, लेकिन ये होता है डीएनए में, और आरएनए में यहां पर क्या बनेगा, यूरेसिल का चल जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक। एक याद रखोगे बाकी सब याद हो जाएगा। तो यहां पर जो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या पाएंगे आपका, देखो पहला इस साइड में लिख दिए साइटोकाइनिन, साइटोसिन, उसके बाद ग्वानिन, फिर उसके बाद एडिनिन, फिर उसके बाद यूरेसिल, ठीक। डिफरेंस क्या है दोनों में, आरएनए में क्या पाया जाएगा और डीएनए में थायमिन, ठीक। कॉम्बिनेशन सेम वही है। देखो इसका जो कॉम्बिनेशन चलेगा आपका, ए का आपका यहां पर चलेगा, ए का यू का साथ, जी का सी का साथ, सेम कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें भी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यहां पर बोला गया है एडिनिन जो होता है, ग्वाइनिन, साइटोकाइनिन होते हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। और इसका जो मुख्य काम है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस में काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है, राइबोसोम। इतना सस्पेंस में क्यों बोल रहे हैं, लग रहा कि पहले जब हम बोल रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम। तो इसीलिए आगे चल के जो, तो इसका मतलब राइबोसोम कहां मिलेगा आपको, आरएनए के पास मौजूद होना चाहिए। तो हमें प्रोटीन जो होता है, इसीलिए आगे चल के आरएनए भी 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, और वो तीनों आरएनए का अपना अपना फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन का दरकार है, प्रोटीन चाहिए ना। हम लोग का मुख्य रूप से 3 तरह का पोस्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये एकदम एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। इसके बाद सपोर्टिंग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें हम लोग आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब खाते हैं, नहीं खाते हैं। आयरन कौन चीज से खाते हैं, जितने भी साग सब्जी होते हैं हरा वाला उससे लेंगे, और पूरा आपको फिर उसके बाद क्या ना क्या कैल्शियम खाना है, कहां से खाइएगा, दूध में कैल्शियम। तो फिर उसके बाद इसलिए टूथपेस्ट का प्रसाद देता, कैल्शियम हड्डी मजबूत होगा। तो गर्ल्स लोग तो दूध पीती ही नहीं है, वो बोलती है सर एलर्जी रहता है गर्ल्स लोग का दूध पीने से। वो लोग खट्टा पदार्थ का ज्यादा रहता है स्वादिष्ट, हाँ वो लोग का दूध से 90% देखते हैं गर्ल्स लोग दूध नहीं पीती, सेवन नहीं करती है। तो चलो मानते हैं कि ये लोग लड़का लोग काहे नहीं पीता है, लड़का लोग उसका जगह दूसरा चीज ऑप्शनल ढूंढ के रखता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, देखोगे 60 साल के बाद, चलो जी टांग के लेके चलो वहां तक बाहर, हाँ फिर बोलेगा उठा, देखोगे इतवार को कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सब जो प्रॉब्लम होता है कैल्शियम का होगा। आएंगे विटामिन का चैप्टर में तब बताएंगे। चलो आओ पहले इसको, नहीं तो करवा, अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है मुख्य रूप से कहां पर होगा, आरएनए में होगा। कहां पर होगा, आरएनए में। बोलेंगे सर क्यों होगा, क्योंकि आरएनए में ही राइबोसोम मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है, राइबोसोम। देखो लिखा हुआ तो
देखो इसमें राइबोसोम जो राइबोस शुगर पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये तो लाइन समझ में आ गया सारा कुछ। इसके बाद देखिए आरएनए का निर्माण जो होता है वास्तव में डीएनए से ही होता है, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। क्यों, अभी आपको बोले, मुख्य रूप से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो केवल थायमिन चेंज हो जाएगा किसमें, यूरेसिल में, तो वो डीएनए से कन्वर्ट हो जाएगा, किससे कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में। फिर उसके बाद आरएनए से भी डीएनए में भी कन्वर्जन हो सकता है, ये कन्वर्जन की क्रिया चलती है, ठीक है। तो बोला गया है जब आरएनए का जो होता है डीएनए से जब आरएनए में कोई बनेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या प्रोसेस कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जब डीएनए से गए आरएनए में तो ट्रांसक्रिप्शन, फिर अगर आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाओगे तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, बताएंगे आगे। तो बोला गया है इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड आकार में जुड़े होते हैं और इस प्रकार अस्थायी आपका डीएनए आरएनए का संकरण होता है। मतलब डीएनए, अब मान लो इसी बेसिस पर अगर ये यूरेसिल चेंज हुआ तो ये तो जुड़ जाएगा इससे, लेकिन क्या होगा आगे चल के फिर ब्रेक करेगा। डीएनए को आरएनए में करना है तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में बनना है, और ये बनेगा कैसे, क्योंकि डीएनए जो मेरा होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है, तो ये दोनों बॉन्ड आपका जुड़ा रहता है AGTC, ये बॉन्ड जुड़ा होता है। तो इसमें क्या करना है, केवल चेंज करना है। चेंज किसको करना है आपको, थायमीन को। थायमीन साइंटिस्ट चेंज कर देगा कैसे, इसको यूरेसिल में, और जैसे यूरेसिल में होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा। जैसे अलग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। फिर इसको को बाइंड करना है, तो को बाइंड करेंगे तो क्या होगा, जहां पर यूरेसिल रहेगा तो वहां पर क्या जोड़ देंगे, थायमीन, तो दोनों बॉन्ड हो जाएगा। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या बन जाएगा लोग, डबल स्ट्रैंडेड। तो इसीलिए बोला जाता है कि डीएनए से आरएनए भी कन्वर्ट किया जा सकता है और आरएनए से डीएनए भी बना सकता है, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। कौन से सही मारी बात को, तो देखिए, तो वही बोला गया है ये अस्थायी रूप से डीएनए आरएनए का संकर मतलब क्रॉस सेक्शन कराया जाता है, होता है जिसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है थायमीन के स्थान पर क्या बदल देते हैं हम लोग, यूरेसिल होता है, और कुछ समय के बाद आरएनए का समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। तो जैसे थायमीन को हम यूरेसिल में बदलेंगे वैसे दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे देखते हैं ना कि कोई चीज हम लोग सटाते हैं फिर उसके बाद चिपकाते हैं, नहीं चिपकता फिर अलग हो जाता है। तो उसके लिए जो सपोज करो हमको फेविकोल चाहिए यू कंपनी का, और हम टी का भी लगा कर चिपका हुआ है, तो टी का जगह अगर यू लगा दिए तो कमजोर हो गया, तो दोनों अलग हो जाता है। फिर उसको वही चीज मिला तो चिपक जाता है। सिंपल सा, मैग्नेटिक पावर नॉर्थ साउथ रहेगा तो नहीं, नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए डीएनए के लिए सबसे बड़ा रोल कौन अदा करेगा, सबसे बड़ा रोल कौन सा, नाइट्रोजन बेस थायमीन। और आरएनए के लिए सबसे बड़ा नाइट्रोजन बेस कौन सा बनेगा, कौन सा सही मारी है, देखो आरएनए के जो बारे में बताया गया है मुख्य से आरएनए 3 टाइप का होता है। एक आरएनए का नाम है एमआरएनए जिसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, दूसरे टाइप के आरएनए को बोला जाता है टीआरएनए जिसे बोला ट्रांसपोर्टेशन आरएनए, और तीसरे टाइप को बोला जाता है आरआरएनए जिसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए 3 तरह के होते हैं, तो शॉर्ट में उतना बोलने की दरकार नहीं, हम बोल दिए। पहला टाइप क्या होता है एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और चौथा आर फॉर राइबोसोम, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन का काम, और एम फॉर आपको बोले मैसेंजर मैसेज। तो देखो ये जब 3 तरह का राइबोसोम है तो इसका काम जरूर होगा। तो ये जो होता है आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना। तो देखो हमारे शरीर में बोला जाता है एक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए लगभग 20 न्यूक्लिक एसिड का दरकार पड़ता है। कितने एसिड का, 20 न्यूक्लिक एसिड बन करके एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। सोचो एक प्रोटीन चाहिए तो 20 न्यूक्लिक एसिड चाहिए, तो 20 में से 10 आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, 10 की आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी पूर्ति कैसे होता है, खाना खाने से, दूध पीने से, जितने भी पौष्टिक आहार लेने से। तो जब आएगा खाना तो कौन पहचानेगा तब ना कि हमको प्रोटीन चाहिए, तो वो जो पहचानने का काम कौन करेगा आपका, वही लिखा देखिए राइबोसोमल आरएनए जो होता है यही पहचानता है। क्यों, क्योंकि ये पहचानेगा राइबोसोमल जो आरएनए रहता है उसका क्या होता है, राइबोसोम का मुख्य काम क्या है,
प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और ये ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए जो रहेगा वो मल्टी करेगा। अच्छा राइबोसोम चाहिए तो ले लिया, अब लेने के बाद वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, जिस अंक के बाद आता है तो वो पहचान किसके माध्यम से आइडेंटिफाई करेगा, मैसेज। मैसेज मतलब क्या होता है, हम लोग जो मैसेज करते हैं एक जगह से दूसरे मैसेज, तो इंफॉर्मेशन सूचना देते हैं, तो वही चीज पहले बता दे रहे हैं। तो देखो पहला कड़ी में जो लिखा हो गया है राइबोसोमल आरएनए, तो बोला गया ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं। मतलब राइबोसोम का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आरएनए का काम क्या है, ये प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोटीन को ले जाने का जो काम करेंगे वो कौन काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आरएनए। तीसरा नंबर जो होता है मैसेंजर आरएनए, या केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब समझो ये जो लास्ट लाइन था मैसेंजर, वही करने का मतलब जैसे हम लोग खाना खाएं तो हम लोग खाना खाने में प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, और भी विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन हमको शरीर को तो पहले क्या चाहिए, प्रोटीन। तो हमारे शरीर में प्रोटीन गया कि नहीं गया वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा एमआरएनए, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये गया मैसेंजर आरएनए, तो प्रोटीन पकड़ लिया, वो एकदम रेडी रहता है कि कहां हमारा शरीर में प्रोटीन मिला, न्यूक्लिक एसिड, तो तुरंत पकड़ लिया। अब वो जैसे हुआ मैसेंजर आरएनए, फिर उसको क्या करेगा, भेजना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ये आइडेंटिफाई काम करता है। तो मैसेंजर आरएनए के बाद ट्रांसपोर्ट करेगा किसके पास, कि कहां बनेगा वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। तो फिर इसके बाद मैसेंजर आरएनए से जाएगा ट्रांसपोर्ट आरएनए का आएगा, वो पूरा लेके आरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए प्रोटीन लेके चला जाएगा, और फिर उसको कहां भेज देगा, राइबोसोमल आरएनए के पास। और राइबोसोम का मुख्य क्या काम है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो आरएनए जो होता है अपने तीन विभिन्न टाइपों से प्रोटीन सिंथेसिस के कार्य को पूरा करती है। एमआरएनए प्रोटीन को पहचानेगा, टीआरएनए ट्रांसपोर्ट करेगा, और राइबोसोमल आरएनए उसको क्या कर देगा, सिंथेसिस का काम करेगा। तो वही तीन चीज आपको लिखा गया था, यहां पर बोला गया था आरआरएनए जो रहेगा ये राइबोसोम पर लगा होता है, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस काम करना। और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, टीआरएनए का काम क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट का काम, टी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक स्थान से, फिगर देखो इसलिए वहां बनाए कि आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड इसका दूसरा काम क्या है, देखो वही लिखा, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया ही कहलाती है आपका ट्रांसलेशन। और एमआरएनए का काम क्या होता है, ये आपका प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना, ये पहचानता है, ये सिंगल काम है। ठीक, तो आरएनए कितना टाइप का होता है, कौन कौन सा बोलो, तीनों का फंक्शन समझ में आ गया। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, और डीएनए, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, थायमिन और यूरेसिल किससे मिलेगा, और थायमिन डीएनए। आगे देखो जो अभी बताए थे, अभी बोले थे ना इस चीज के बारे में। तो देखो अभी जैसे बोले थे कि डीएनए को आप आरएनए में जब कन्वर्ट करेंगे तो थायमिन को यूरेसिल में बदल देंगे, तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है। और जब आप डीएनए को आरएनए से फिर डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मतलब आप डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, और डीएनए से भी डीएनए खुद बना सकता है, रेप्लिकेट करता है। देखो लिखा भी है यहाँ पर, उस प्रोसेस कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। एक डीएनए हुआ तो एक से ज्यादा दूसरा डीएनए बना सकता है। जैसे क्लोन बनाना है तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए ना बनता है, तो एक से ज्यादा मतलब डीएनए से ही डीएनए बनाने की जो क्रिया कहलाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम से परिचित होंगे, केमिस्ट्री में जानते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यही केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन है, तो रिवर्स का साइन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। लेकिन जब आरएनए से जब आप प्रोटीन में बदल देंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। तो अब देखो यहां देखो रिवर्स प्रोसेस लगा हुआ है, नहीं, जब आरएनए से प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता है,
प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता क्योंकि वो सिंथेसिस कर दिया वो। तो इसीलिए याद रखिएगा प्रोटीन आरएनए का जो सिंथेसिस से काम होता है, काम जो है वो प्रोटीन बनाना, लेकिन प्रोटीन से आरएनए में कन्वर्जन नहीं होना। तो बोले डीएनए से डीएनए में बदल जा सकता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए में बदलना क्या कहलाता है? और आरएनए से डीएनए में बदलना, समझ में आ गई बात? यहां से इसीलिए क्वेश्चन रहता है, इसलिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए आप समझिए, सब चीज वही लिखा हुआ है यहां पर। डीएनए से आरएनए में बदलना क्या कहलाता है? फिर आरएनए से डीएनए में बदलना क्या कहलाना? आरएनए से प्रोटीन को बदलना, और प्रोटीन के अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? वो इसके बाद कुछ बनता नहीं है। फिर डीएनए से डीएनए बनाना, रेप्लिकेशन। ये स्ट्रक्चर सब लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट सही में आ गई बात? तो ये था आपका डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम थ्रेड के द्वारा क्रोमेटिन कैसे बनाते हैं, क्रोमेटिन का अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन का किस प्रकार रेप्लिकेशन करते हैं हम लोग। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड की क्लास हुआ। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।